आप देख रहे हैं ल्यूसेंट ज्योग्राफी सीरीज। उसी सीरीज में ये अगला क्रम है, कंटिन्यू चल रहा है। हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक्स। जो हमारे स्थलाकृतियाँ होती है, स्थलाकृतियाँ होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानना है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती है: पर्वत, पठार और मैदान। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? उत्पत्ति के अनुसार। पहला है ब्लॉक पर्वत, जिसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जब पदार्थों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में जो धंसे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होती है। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, कौन कौन से उदाहरण है? तो वॉसजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। ये सारे कौन से पर्वत है हमारे? ये सारे आपका जो है सो ब्लॉक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। अब पर्वत निर्माण के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने। कौन से भूगोलवेत्ता ने दिया था? कोबर ने। तापीय संकुचन, जेफ्रीज नामक भूगोलवेत्ता ने तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय फिसलन, डेली। कौन दिए थे? डेली। महाद्वीपीय विस्थापन, वैगनर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया था? तो वैगनर साहब दिए थे। संवहन तरंग, तो होम्स। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, जॉली। प्लेट विवर्तन की, हैरी हेस। कौन दिए थे? प्लेट तनिक हैरी हेस दिया था। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। इसको याद करो, जो भी नोट है ना उसको अच्छे से याद कर लो। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर फैली हुई है। तो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी हो जाएगी? जॉर्डन नदी की घाटी हो जाएगी, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है, याद रखना। दूसरा जो माउंटेन का प्रकार है वो है रेसिडुअल माउंटेन, जिसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ब्लॉक पर्वत के बारे में देखा था। ये है अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होती है। जब चट्टान टूटते हैं उसके बाद इस तरह के पर्वत का निर्माण होता है, जैसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सियरा स्पेन में, गेसा एवं बूटे अमेरिका में। ये जो है ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। आपको इसमें से ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। विंध्याचल बोल दे, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सब एक अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। दूसरा होता है संचित पर्वत, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। किसमें? संचित पर्वत में। और जो अगला हमारा वो है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं। वलित पर्वत क्या होता है? ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों से मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपंतियाँ और अभिनीतियाँ होती है। जो वलित पर्वत होती है ना, उसके एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से हैं। हिमालय एक वलित पर्वत है। आल्प्स, यूरल, रॉकीज, एंडीज, ये जो इतने भी बड़े बड़े हैं ये कौन से हैं? ये वलित पर्वत है। आपको एग्जाम में इससे एग्जाम्पल ही पूछेगा मेनली, ये डिफिनेशन नहीं पूछने जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि वलित कौन कौन है, रेसिडुअल कौन कौन है, इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अगला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। और जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे स्थित है।
क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा एंडीज। और अगर पूछे ऊंची, तो सबसे ऊंची चोटी किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है। कितनी है 8,848 मीटर, जो नेपाल में है। ठीक है। अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। उसकी ऊंचाई कितनी है उसकी ऊंचाई है आपको 5,895 मीटर, जो तंजानिया में अवस्थित है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछे तो एंडीज मार देना, जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो माउंट एवरेस्ट मार देना, जो नेपाल में है। और जो सर्वोच्च शिखर पूछ देना तो उसका नाम क्या आएगा, अब तुम्हारा अफ्रीका का अगर पूछे सर्वोच्च शिखर तो उसको मारना माउंट किलिमंजारो, जो 5,895 मीटर का, जो तंजानिया में अवस्थित है। अब अगला कह रहा है कि बलित पर्वतों का निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस पे संकल्पना पे आधारित है, तो वो है प्लेट टेक्टोनिक। किस पे आधारित है, प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय टेथिस सागर नाम का विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी था। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गया और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ है। इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और ये जो टेथिस सागर है, जब हिमालय से पहले वहाँ क्या था, मतलब माउंट एवरेस्ट से पहले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, टेथिस सागर था। भारत का अरावली पर्वत विश्व में सबसे पुरानी बलित पर्वतों में गिना जाता है। कौन सा, अरावली पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू के निकट क्या है, गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। अजय, आजकल एग्जाम में ये भी पूछ रहा है कि सबसे ऊंची शिखर इस पर्वत श्रेणी की कौन सी है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो अगर पूछ ले अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। ये कहाँ है, माउंट आबू के निकट है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 17 से 22 मीटर है। ठीक है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पर्वत। आइए अब पठार के बारे में थोड़ा जान लें। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसे हम लोग पठार कहते हैं। यानी कि ये अगर तुम्हारा मान लो कि ये धरातल है, तो इससे ये थोड़ा सा उठा रहेगा और इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो सपाट रहेगा, ना कि माउंटेन की तरह ऐसे 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 एकदम ऐसा नहीं रहेगा, ये सपाट रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार कह देते हैं। ठीक है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है, जैसे तिब्बत का पठार 16,000 फीट। विश्व की सबसे ऊंची पठार याद रखना कौन सी, तिब्बत का पठार। अगर पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पठार कौन सा हो जाएगा, तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। बोलीविया का पठार 12,000 फीट। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार के भी प्रकार देख लो। पठार भी कितने तरह के होते हैं। पहला है कि अंत पर्वतीय पठार, यानी कि पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। पर्वतमालाओं के अगर बीच में अगर पठार बने तो उसको हम लोग कहते हैं अंत पर्वतीय पठार। पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच में जो बना पठार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत पदीय पठार। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेखोलित भूपृष्ठ के ऊपर अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में जो स्थित पठार है उसको हम लोग कहते हैं तटीय पठार। ये नाम से क्लियर है, नाम से ही पता चल जाएगा। अंतर पर्वतीय, पर्वत पदीय, महाद्वीपीय, तटीय, इसको समझना है, बस रटना उठना नहीं है, बस ध्यान रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और एक पठार का प्रकार है, इसको क्या है, गुंबदाकार पठार। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत का, ये कैसा पठार है, गुंबदाकार पठार है। तो ये था पठार। अब बढ़ते हम लोग मैदान की तरफ। मैदान क्या होता है उसको समझो। थोड़ा सी कम बड़ा करना। मैदान, प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। पहला है अपरदनात्मक मैदान। ये क्या होता है भाई, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न हैं। कौन कौन से, देखो, लोएस मैदान। लोएस मैदान क्या है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान होता है लोएस मैदान। कार्स्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों में घुलने से निर्मित मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, कार्स्ट मैदान कहते हैं। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फल स्वरूप होता है, उसको हम लोग कहते हैं संप्राय मैदान। अगला है हमारा
ग्लेशियल मैदान। क्या है? ग्लेशियल मैदान। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं उसे हम लोग ग्लेशियल मैदान कहते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है रेगिस्तानी मैदान का। देखो टाइप नंबर बी, देखो ये क्या है? निक्षेपात्मक मैदान। नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है, जैसे गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों को जलोढ़ का मैदान या डेल्टा का मैदान इसमें प्रमुख होता है। अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो भूमि के अंदर जल है उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है? तो पहला है उत्सृत कुआं, आर्टेसियन वेल, गीजर, घोलरंध, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लेपीज। ठीक है। सर्वाधिक उत्सृत कुआं कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्सृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो सागर के जल से बनता है, सर्फ, वेलाचली, तंगड़िका, पुलीन, हुक, लुप, टोम्बलो। और हिमनद द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ सर्क, टार्न, अरेट, हॉर्न, नूनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केमेस्कर, ये सब हिमनद द्वारा बनती है। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिसमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर, तो हम लोग क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। फ्योर्ड याद रहेगा, फ्योर्ड किसे कहते हैं? अब देखो सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्ते हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मेटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में एक क्या है? एक हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं। और इन पर चढ़ना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। ये था सर्क, हॉर्न। देखो अगला क्या है? ड्रमलिन। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूहों में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है। किसको? तो ड्रमलिन को। ड्रमलिन को क्या कहते हैं हम लोग? अंडे की टोकरी की स्थलाकृतियां। ध्यान रहेगी ये चीज। अब कुछ जान लो कि पर्वत द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां तो कौन कौन से हैं? ज्यूगेन, यारडंग, इनसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडिप्लेन, ये सब पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। मरुटिब्बा, सैंड ड्यून इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को हम लोग कहते हैं मरुटिब्बा। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बड़खान कहते हैं। ये सब पॉइंट याद रखो। इसका अगर तुमको ये नहीं भी पता हो लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम अगर इस चीज़ को मेमोराइज करोगे तो ये सटीक उत्तर मार सकते हो उस समय। बरखान, मरुटिब्बा, ये सब। जब रेत के कण बहुत महीन हो और हल्के होते हैं तो पवन उसे लंबी दूरी तक ले जाते हैं। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ठीक है। अगला देखो क्या है? समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। कौन कौन सा? समुद्री भृगु, भुजी, लैगून झील, रिया तट, स्टैक, डाल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट, ये सब क्या है? समुद्री तरंग द्वारा निर्मित जला स्थलाकृतियां हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्या? नदी द्वारा जो क्या क्या बनता है? महागड्ढ या गॉर्ज। बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गॉर्ज, महागड्ढ किससे बनते हैं? नदी से बनती है। कैनियन, भी आकार की घाटियां, जलप्रपात, छिपड़िकाएं, जलगर्तिका, विसर्प, नदी वेदिकाएं, जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी, डेल्टा, ये सब नदी द्वारा बने हुए निर्मित जला स्थलाकृतियां हैं। अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा देख लो किसी किसी चीज़ का दिया हुआ इसमें। गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होती है उसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ठीक है।
भारत में सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोशी आदि नदियां अपने पर्वतीय भागों में गॉर्ज बनाती है। केलियन गॉर्ज का विस्तृत रूप है कोलोराडो कैनियन, जो यूएसए जो कोलोराडो नदी पर बना है, विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कौन सा? कोलोराडो कैनियन। कहाँ है? यूएसए में है। जब नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है, इसे हम लोग क्षिप्रिका कहते हैं। क्षिप्रिकाओं का समूह को सोपानी जलप्रपात कहते हैं। अफ्रीका में आसवन तथा खौरतोम के बीच नील नदी में कई क्षिप्रिकाएं तथा सोपानी जलप्रपात मिलते हैं। जब नदी पर्वतीय प्रदेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र से लाए हुए नदभार को गिरिपद में ही निक्षेप कर देती है। मतलब नदी जो अपने साथ लाती है उसको नदभार कहते हैं। गिरिपद का मतलब होता है पर्वत से जैसे निकली, पर्वत के जैसे ही निकलते ही मैदान शुरू होता है वहाँ पे ही वो सारा कुछ छोड़ देती है, उसको हम लोग गिरिपद कहते हैं। ठीक है। कालांतर में निक्षेपित नदभार गिरिपद से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु की अपेक्षा अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। जिस नदी में जल की मात्रा अधिक तथा जलोढ़ की मात्रा कम होती है वो शंकु के स्थान पर पंखों का निर्माण करती है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। नदी प्रायः सीधी नहीं बहती बल्कि सांप की भांति बल खाती जाती है, यानी मोरदार मार्ग बनाती है, ऐसे ऐसे करके। इन मोरों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये जो मोर बनाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ठीक है। जब नदी के मोड़ से अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से अलग हो जाती है और इस अलग हुए भाग को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। याद रखना, विसर्प किसे कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। किसे कहते हैं? तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा, गंडक, इटली की पो नदियाँ अपने विसर्ग एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल देख लो, तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी, भारत की गंगा तथा गंडक, इटली की पो नदियाँ, ये सब अपने विसर्ग के और गोखुर झील क्या है? प्रसिद्ध है। आर्द्र प्रदेशों में, सूखे देशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। अब है लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटियाँ एवं मोरेन, ये जो है हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा तीव्र ढाल के होते हैं। अगला है जल निर्गम छिद्र और कार्स्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। पहला है फियर्ड तट। फियर्ड तट को देखो क्या होता है, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने को फियर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण है। मतलब ये तट है ना, पूरा का पूरा खड़ी होती है। ये रिया तट, नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका पश्चिमी तट और उसका उत्तरी भाग कौन सा है? रिया तट का उदाहरण है। हैफा तट, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। कौन सा है? यूरोप का बाल्टिक तट। अगला है हमारा डाल्मेशियन तट। क्या है? डाल्मेशियन तट। इसको देखते हैं। डाल्मेशियन तट समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। आओ अब आगे देखो क्या दिया गया है। आगे हमारा निर्गत समुद्र तट। क्या है? निर्गत समुद्र तट। स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पीट, लैगून, पुलिक, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। भारत के गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का एक उदाहरण है। अब शुरू करते हैं हम लोग वन। क्या शुरू करेंगे? वन शुरू करेंगे। और वन कितने प्रकार के होते हैं फाइनली वो देखेंगे। एक छोटा टॉपिक है, इसको इसी में हम लोग आज खत्म कर लेंगे। वन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है, यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसीलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन को हम लोग क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ डेड कास्ट वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। कौन सा सांप? एनाकोंडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, से हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह मानसूनी वन होते हैं जहाँ 150 से कम वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में यह वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम के यहाँ के वृक्ष की पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले डेड कास्ट वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर इत्यादि। अगला देखो क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है बांज, एस, बीच, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। पीजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब देख लो थोड़ा सा भूमध्य सागरीय वन के बारे में। इसके बारे में क्या कहता है? महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्व किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। वहीं महाद्वीपीय के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा, मृदु शीत ऋतुआं होती है। इन क्षेत्रों पर आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवन क्रम है। अगला है हमारा शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। तो अगर पूछे टैगा किस वन को कहा जाता है, तो शंकुधारी वन कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग मैचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के पेड़ यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। आओ अगला देखते हैं, इससे रिलेटेड है टुंड्रा वनस्पति। क्या है टुंड्रा वनस्पति? ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। कहाँ? टुंड्रा वनस्पति में, जैसे काई, लाइकन, छोटी झाड़ियाँ आदि। ये भी ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। यहाँ कुछ पाए जाने वाले जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसको आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब है कुछ घास के मैदान, इसको देख लो अच्छे से। घास के मैदान, घास भूमियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इस घास स्थल में हाथी, जेबड़ा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना अफ्रीका में, याद रखो यही पूछेगा घास की पैदावार, ये सवाना का है अफ्रीका।
कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, व कोलंबिया में, इसको ध्यान रखना। दूसरा है तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलॉप पाए जाते हैं। इसे निम्न नाम से भी जाना जाता है। अब देखो घास के मैदान जो यहाँ कौन सा, प्रेरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बोलते हैं, प्रेरी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में से क्या बोलते हैं, प्रेरी कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूरोप, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरिया के प्रदेश। इसको ध्यान रखना। इसमें जो घास के मैदान है बस इसको याद रखना, सवाना, कंपोज, लानोस और प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी। तो ये था हमारा आज का एलिवेशन का ये क्लास नंबर 5। इसमें हम लोगों ने मेनली विभिन्न स्थलाकृतियाँ और वन देखे हैं। देखो इसमें क्या है ना कि बस कुछ पॉइंट याद करना है, टर्म याद करना है। स्थलाकृति की बात जैसे गोखुर झील, बिशप, ये याद कर लेना। थोड़ा सा ये घास का मैदान देख लेना, उसके बाद वर्षा वन वगैरह ये सब देख लेना। बस इसमें ज़्यादा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए छोटा सा नोट बना लेना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।